नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है संसद तथा कानूनों का निर्माण। आज के इस चैप्टर के नाम से दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहली कि आज के इस चैप्टर में हमको संसद के बारे में पढ़ने को मिलेगा। संसद क्या होती है, संसद के कार्य क्या होते हैं, संसद में कोई भी कार्यवाही कैसे की जाती है, संसद के सत्र कैसे चलते हैं, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इनके बारे में बेसिकली हम कह सकते हैं कि संसद के बारे में बेसिक जानकारियां आज के चैप्टर में हमको देखने को मिलेंगी। एंड दूसरी कि कानून का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये आज के चैप्टर में हमारे दो मुख्य टॉपिक हैं जो आज डिस्कस करने को मिलेंगे। एंड इसके अलावा हमारा चैप्टर आज का जो ये है काफी बड़ा है और इस चैप्टर में हमको इसके अलावा और भी कई सारे बिंदु देखने को मिलेंगे जो कि आज के इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो एक बार आइए देख लेते हैं कि चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आज के इस चैप्टर में हमको डिस्कस करना है, जिन पर प्रश्न बनते हैं एंड प्रश्न बनने की आगे संभावना बनी रहती है। तो सबसे पहले यहां पर हम वही देख लेते हैं। कहा जा रहा है, हाँ यहां पर हमने वही रख लिया है, कहा जा रहा है कि हम भारतीय एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। बिल्कुल सही बात, हमारा भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, किसी भी लोकतांत्रिक देश या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उस देश की जनता का किसी भी निर्णय प्रक्रिया में सहभागी होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए आज के इस चैप्टर का हमारा सबसे पहला बिंदु यह है कि हमें डिस्कस करना है कि निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता का महत्व क्या होता है। जब भी आपके देश में कोई भी निर्णय लिया जाए, ठीक है, कोई कानून बनाया जाए या फिर कोई विधान तैयार किया जाता है, तो उसमें आम जनता की सहभागिता होनी चाहिए, ठीक है। इसका महत्व क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति। देखो, सहमति और सहभागिता दोनों अलग अलग शब्द हैं। सहभागिता का अर्थ ये हुआ कि भाई उसमें हम भाग ले रहे हैं, और सहमति का अर्थ ये हुआ कि भाई आपने जो निर्णय लिया है या फिर जो पूरी कम्युनिटी ने मिलकर निर्णय लिया है उससे हम सहमत हैं, ठीक है। तो नागरिकों की सहमति और सहभागिता का महत्व क्या है किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए, ये आज के इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही विस्तार से इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। अर्थात इन्हीं दो तत्वों या फिर कहें कि इनसे रिलेटेड कुछ और ऐसे तत्व हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, वो सभी चीजें मिलाकर के भारत को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति हमें संसद के रूप में मिलती है, तो संसद को भी आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। संसद के द्वारा ही चूंकि ये सारे के सारे कार्य किए जाते हैं, तो संसद भी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आज के इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। किस तरह से निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने में मदद करती है और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व। ये कैसे कह दिया गया कि भाई संसद जो है भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण प्रतीक है, क्या आप बता सकते हो? इसका अर्थ यह है कि भाई हमारी जो भी गतिविधियां होती हैं कानून बनाने की या कोई भी प्रावधान लाने की, संविधान संशोधन की, वो सारी की सारी गतिविधियां संसद के माध्यम से ही होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि संसद जो है भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है, याद रखना, ठीक है। एंड इसके अलावा संविधान का केंद्रीय तत्व भी है, ये टॉपिक याद रखना। तो आज के इस चैप्टर में हमें इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करना है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा आज के चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। एंड ये देखो, इससे जो प्रश्न बनते हैं वो तो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारा आज का ये चैप्टर बारीकी से समझ लिया तो आपकी डेली यूजेस की जो लाइफ होती ना, उसमें कई जगहों पर आप नेताओं से सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। आपसे कोई अगर सवाल करता है तो उसका उत्तर दे सकते हो। बेसिक बातें इस चैप्टर में ज्यादा देखने को मिलेंगी जो कि डेली यूजेस में ज्यादा काम आती है। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ओके। एंड एक एक पॉइंट जो मैं बताता चलूं उसको नोट करते बिल्कुल जाना, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा। चैप्टर में जो लिखा हुआ है उसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर एक एक टॉपिक को बारीकी से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। अगर आपने हमारे नोट्स ले लिए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको प्रिंट करवा लेना, ठीक है। एक एक टॉपिक जो मैं बताता जाऊं उसको टिक लगाते जाइएगा या फिर हाईलाइट
करते जाइएगा। 1 मिनट मैं आपका 1 मिनट लूँगा, यहाँ पर थोड़ी-सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। देखो हमारी जो क्लासेस चल रही हैं अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की इन 3 सब्जेक्टों की एनसीईआरटी की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल प्रीमियम लेवल की, बिल्कुल फ्री में, ओके? तीनों की प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की क्लास 6 से लेकर के 8 तक की हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। 5 दिन के अंदर ही अंदर हम हमारी जो पॉलिटी है क्लास 8 की इसको भी कंप्लीट कर देंगे एंड फिर उसके बाद में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये तीनों एक साथ हमारी क्लास 9 से लेकर के 12 तक की चलेंगी, ठीक है? और क्लास 9 से लेकर के 12 तक की नोट्स एंड क्लासेस की बहुत डिमांड हो रही है, बहुत सारे लोग कमेंट करें, तो मैं आपको बता दूं अगले 2 महीने के अंदर ही हम हमारी जो ये क्लास 8 की 9 से 12 तक की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन 3 सब्जेक्टों को कंप्लीट कर देंगे एंड उसके बाद में फिर इकोनॉमी एंड साइंस को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिसे भी हमारे एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, नोट्स की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लिंक पर क्लिक करके आप लोग हमारे स्टोर से नोट्स परचेस कर सकते हो, बट याद रखना जब भी आप हमारे स्टोर से नोट्स परचेस करते हो तो ईमेल एंड अपना फोन नंबर बिल्कुल करेक्ट डालना, क्योंकि नोट्स जो होते हैं उनको एक्सेस करने का मेल आपके ईमेल पर जाता है एंड ईमेल के माध्यम से ही आप फिर आगे चल करके अपने नोट्स को एक्सेस करते हो, वहां से डाउनलोड करते हो, ठीक है? अदरवाइज हमने हमारा फोन नंबर भी व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स ले सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने मुख्य चैप्टर के मुख्य टॉपिक पर और डिस्कस करते हैं एक एक टॉपिक जो हमारे आज के इस चैप्टर में दिया गया है। एंड हाँ, अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सभी सोशल मीडिया की लिंक मिल जाएगी। हाँ, तो हमारे आज के इस चैप्टर का जो सबसे पहला हेडिंग है, पहली टॉपिक है, वो है कि लोगों को फैसले क्यों लेने चाहिए। देखो हम जो कुछ भी सीखते हैं, ठीक है, जो भी सावधानियां बरतते हैं वो सभी अपने पीछे की घटनाओं से ही सीखते हैं, ठीक है? कि हमारे साथ आज ऐसा हुआ है तो कल को ऐसा ना हो, ठीक है? तो इतिहास में बहुत कुछ सिखाता है, उसी से यहाँ पर जो हमारे भारतीय संविधान को बनाया गया उसके पीछे की जो रीजंस थे, उसमें जो प्रावधान रखे गए उसके पीछे को रीजंस थे, उनको यहाँ पर रखा गया है कि आखिरकार क्यों लोगों को अर्थात आम जनता को फैसले लेने चाहिए, या फिर फैसला अगर कोई लिया जा रहा है तो उसमें आम जनता की सहभागिता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और अन्य टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बिंदु यहां पर दिया जा रहा है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, हम सभी जानते हैं, लेकिन इस आजादी की लड़ाई में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई और इससे बहुत ज्यादा सीख हमको मिलती है, उसको एक बार यहां पर देख लेते हैं। तो इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। हम सभी जानते हैं बहुत सारे लोगों को फांसी की सजा हुई, बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया, मार दिया गया, गोलियां खाई, बहुत कुछ हुआ, ठीक है? इस संघर्ष में तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने भाग भी लिया था। अमीर, गरीब, ऊंच नीच, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, लगभग जितने भी धर्म के भारत देश में लोग थे सभी ने भाग लिया था, ठीक है? आदिवासी समूह हो या फिर कोई मतलब अन्य समूह, लगभग सभी समुदाय के लोगों ने इस आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। अच्छा, जिन लोगों ने भाग लिया था उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके पीछे का एक रीजन है, एक तो है ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा है आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। इसी तरह से हमारे देश की जो जनता ने इस आजादी की लड़ाई में जो भाग लिया था उसके पीछे भी कुछ रीजंस थे, जैसे कि सबसे पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता, तीसरा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से ये प्रेरित थे। इनका मानना यह था कि भाई आज अगर हमारा देश आजाद हो जाता है तो हमें स्वतंत्रता मिलेगी, सबसे पहला रीजन ये। दूसरा, देश में समानता नहीं थी, ठीक है, तो सभी समानता चाहते थे, तो समानता के लिए इन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया। तीसरा, निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता है, फिर कहें कि निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी। अभी तक क्या था कि अंग्रेज लोग हमारे भारत देश के लिए कानून बनाकर लाते थे अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, और हमारे ऊपर लागू कर देते थे। हमें उसकी जरूरत है या नहीं है, हमारे लिए सही है गलत है, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते थे, ठीक है? तो आम जनता चाहती थी कि सबसे पहले तो हमें स्वतंत्रता मिले, ठीक है, दूसरा समानता मिले, और तीसरा निर्णय प्रक्रिया में जब भी कोई कानून बनाया जाए तो उसमें जनता की हिस्सेदारी होनी चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे, सभी जानते हैं। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। ये देखो, हम सभी जानते हैं कि भाई अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने जुल्म ढाए हैं, ठीक है? इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट यहां पर एक चीज जान लो कि अंग्रेज हमारे लिए जब भी कोई फैसला लेकर के आते थे, हम उससे सहमत हो या ना हो, ठीक है, उसका विरोध नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि अगर हम विरोध करते थे तो हमें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। कोई अंग्रेज अफसर आएगा, मारेगा, काटेगा, बहुत कुछ कर देते थे, ठीक है, तो हम विरोध नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे भारत देश में जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ
तो स्वतंत्रता आंदोलन ने ये स्थिति को बदल डाला। ठीक है, राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। वो देखो, एक एग्जाम्पल के माध्यम समझो। मान लेते हैं कि भाई इतना बड़ा एक ही जंगल है, ठीक है, जंगल में एक पेड़ में अगर आग लगेगी, आप पानी डालकर बुझा दोगे, फिर जंगल के उस पेड़ को काट दोगे। ठीक है, 2 पेड़ों में आग लगेगी, 100 पेड़ों में आग लगेगी, 10 पेड़ों में आग लगेगी, आप उस पेड़ को हटा दोगे, खत्म कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर पूरे जंगल में ही आग लग जाए तो दो ही ऑप्शन आपके पास होंगे, या तो पूरे जंगल को नष्ट कर दो, ठीक है, या तो जंगल से आप भाग जाओ। इसी तरह से हमारे भारत देश में जब भी कोई कानून पहले बनाया जाता था और उसका विरोध कोई 1-2 आदमी करते थे, 1-2 व्यक्ति करते थे, तो उनको अंग्रेज लोग क्या करते थे, उनको दबाने का प्रयास करते थे, मारते थे, भारी खतरा उनके ऊपर डाल देते थे। लेकिन जब हमारे देश के राष्ट्रवादी नेताओं ने खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी और इसमें बड़े पैमाने पर देश की बहुत बड़ी जनता ने भाग लिया, ठीक है, अलग अलग जगहों पर कानूनी प्रक्रिया के तहत खुलेआम विरोध करने लगे। ठीक है, तो यहां पर अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, पूरा देश इनके विरोध में खड़ा हो गया। ठीक है, तो खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगों को पेश करने लगे। इसके बाद क्या होता है समझते हैं। तो अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। विधायिका शब्द का अर्थ क्या होता है, काफी लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं। वैसे तो आपको जानकारी होगी इसकी, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिएगा। देखो, विधायिका शब्द का अर्थ होता है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या फिर इकाई को विधायिका कहा जाता है जिसे कानून या फिर जन नीतियां बनाने या जन नीतियों को बदलने या फिर उसे हटाने का अधिकार प्राप्त हो। हम कह सकते हैं एक तरह से सरकार को ही विधायिका कहते हैं, और विधायिका में जो सदस्य होते हैं उनको विधायक कहा जाता है। आई होप कि अब आप विधायिका शब्द का अर्थ समझ गए होंगे। ठीक है, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका अर्थात सरकार में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। अभी तक क्या था कि अंग्रेज अपने अफसरों को लेकर के आते थे और यहां पर विधायिका में उनको शामिल कर देते थे, ठीक है, उनको बिठा देते थे। लेकिन कांग्रेस ने यहां पर डिमांड रख दी कि अब विधायिका में चुने हुए लोग होने चाहिए जो भारतीय जनता चुनेगी। ठीक है, और इसके अलावा उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिलना चाहिए कि भाई यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, ये कानून क्यों लेकर के आए हो। ठीक है, बजट बनाया जाए, कहां पर कितना खर्चा कर रहे हो, कहां से कितनी कमाई हो रही है। तो यहां पर 1885 में ये मांगे इन्होंने शुरू कर दी। ठीक है, 1885 से मांगे करते रहे, बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन भी किए, बहुत कुछ किया। तब 1909 में जाकर के एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया जाता है। ठीक है, अब इस एक्ट में होता यह कि कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी जाती है, यानी कि कुछ हद तक ही सीमित, मतलब एक सीमा में रह करके निर्वाचित प्रतिनिधि आएंगे, ठीक है, और बजट पर कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, फिर चर्चा कर सकते हैं। इन्होंने जो मांगे रखी थी बहुत ही सीमित लेवल पर, इनको मतलब थोड़ी सी छूट दे दी गई कि अब निर्वाचित प्रतिनिधि भी आ सकते हैं। ठीक है, हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई जो शुरुआती विधायिकाएं थी, अर्थात जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत निर्वाचित प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था की गई थी, राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ऐसा किया गया था। ये अंग्रेज ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने, हमारे देश की जनता ने इतना दबाव डाला, राष्ट्रवादी नेताओं ने इतना दबाव डाला कि इनको ऐसा करना पड़ा। लेकिन इनमें से सभी, लेकिन इसमें भी जो इन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, इसमें भी इन्होंने एक लूप होल छोड़ दिया। क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, ठीक है, और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। अर्थात ना तो आम जनता चुनाव लड़ सकती है, ठीक है, और ना ही आम जनता यहां पर वोट डाल सकती है। देश के सभी नागरिकों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया और ना ही निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका दिया। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर एक इन्होंने ढीला ढाला, ठीक है, निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी। फिर आगे क्या होता है, तो यहां पर अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्से लेने की क्षमता रखते हैं। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि भाई अगर आप इन दोनों बिंदुओं में देखोगे तो हमें देखने को मिलता है कि अंग्रेज हमारे ऊपर किस तरह से शासन कर रहे थे, ठीक है, और हमारे ऊपर से शासन हटाने के लिए हमारे देश की जनता किस तरह से आंदोलन कर रही थी। देश की जनता ने जो इस आंदोलन में, इस संघर्ष में हिस्सा लिया, उसके पीछे के रीजंस क्या क्या थे, ठीक है, कैसे इन्होंने हमें प्रतिनिधित्व का मौका नहीं दिया था। इन सभी चीजों को देखते हुए हमारे भारत देश की जो राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्रवादी थे, उन्होंने एक अनुभव किया, ठीक है, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी थी, ठीक है। इसको देखते हुए राष्ट्रवादियों को यह भरोसा हो गया भाई चूंकि तरह तरह के लोगों
की हिस्सेदारी थी, ऊंच नीच, अमीर गरीब, पढ़े लिखे अनपढ़, सभी लोगों ने इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाई। ठीक है, तो यहां पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया कि स्वतंत्र भारत में जब हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिल जाएगी तो सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्से लेने की क्षमता रखते हैं। भाई अगर आपको मारा जाएगा तो आप उसका विरोध करोगे। ठीक है, अब यहां पर हमारी देश की जनता ने जो अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी स्वतंत्रता संघर्ष में, तो उससे हमारे देश के जो राष्ट्रवादी नेता थे इनको ये भरोसा हो गया कि हमारे देश की जनता इतनी अधिक शिक्षित है, इतना अधिक जानती है कि उसका भला किस में है और उसका बुरा किस में है। उसके लिए जो निर्णय लिए जाएंगे अगर उसके जीवन को प्रभावित करेंगे तो उसमें वो उसका विरोध कर सकते हैं, जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे। ठीक है भाई, स्वतंत्रता मिल जाएगी तो स्वतंत्र देश के नागरिक भी बन जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती है। याद रखना, जब हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिल रही थी तो ये तो तय था कि भाई हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो सरकार स्वतंत्रता के बाद में हमारे भारत देश में बनाई जाएगी वो अब जो चाहे कर सकती है। ठीक है, समझना बहुत ही मतलब ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका मतलब क्या था फिर? अगर ये मतलब नहीं था तो इसका मतलब ये था कि अब सरकार लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहेगी, अर्थात जिम्मेदार रहेगी। ठीक है भाई, जनता की मांग के हिसाब से ही अब आपको कानून बनाने हैं, कोई भी निर्णय लेना है तो जनता की डिमांड और जनता की जरूरत के हिसाब से ही लेना है। अगर जनता की उसमें भलाई नहीं है तो आप वो फैसला नहीं ले सकते, और आपकी जिम्मेदारी है ये है कि जनता की जरूरतों और जनता की मांगों पर ध्यान दो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप यहां से निकल लो। ठीक है, तो अब जो भी सरकार बनेगी वो जनता की जरूरत और जनता की मांग के हिसाब से ही फैसले लेगी, ये हो गया था। ठीक है, इसका देखो, आजादी मिलने का मतलब ये नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती है, मतलब ये था कि अब लोगों की जरूरतों के हिसाब से सरकार चलेगी। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया था। बहुत ही अच्छा यहां पर बात की जा रही है। देखो, जब हमारे भारत देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हमने अभी देखा कि सभी लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, लड़ाई में भाग लिया, उनके अपने अपने कुछ विश्वास थे, कुछ सपने थे, कुछ बातों से वो प्रेरित थे। जैसे कि एक स्वतंत्रता, ठीक है, सभी को स्वतंत्रता मिल जाएगी। दूसरा समानता, सभी समान माने जाएंगे। तीसरा कि निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेना, सभी लोगों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। तो स्वतंत्रता संघर्ष के सपने कि भाई जितने भी लोगों ने स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया उन सभी लोगों ने एक सपना देखा था कि भाई आजादी के बाद भारत ऐसा होना चाहिए, ये नियम बन जाएंगे तो हमारा जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कुछ लोगों की आकांक्षाएं भी थी कि स्वतंत्रता मिलने के बाद में हम ये करेंगे, हम ये धंधा डालेंगे, बिजनेस करेंगे, हम इस तरह से खेती करेंगे, हम अपनी बेटियों की शादी वहां कर पाएंगे, हमें भी खुलकर जीने का मौका मिलेगा। तो आकांक्षाएं थी। इन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण कर लिया। जो लोगों की सपने थे, जो लोगों की आकांक्षाएं थी, उन सभी को संविधान में संजो करके रख दिया गया, संगठित करके रखा गया। एक्चुअली इसके बारे में चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसे यहां पर ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया, अर्थात अब यहां पर एक प्रावधान किया गया कि देश के वो सभी लोग जो वयस्क हैं, अर्थात जिनकी उम्र 18 साल या फिर इससे अधिक है, वो वोट डाल सकते हैं। ठीक है, अर्थात देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें कि भाई लोगों को फैसले क्यों लेने चाहिए, जो हेडिंग थी, ये जो प्रश्न यहां पर था, इसका अर्थ अब आप समझ गए होंगे। फैसले इसलिए लेने चाहिए ताकि हम अपनी जरूरत के हिसाब से, देश की जनता की जरूरत के हिसाब से फैसले लिए जाए, ना कि कोई अन्य सरकार या फिर कोई अन्य व्यक्ति हमारे लिए फैसले ले हमारी जरूरत को बिना देखे। क्योंकि आजादी से पहले तो ऐसा ही था, अंग्रेज हमसे बिना पूछे हमारी जरूरत को है या नहीं है बिना देखे फैसले लेते थे और हमारे ऊपर उसे लागू कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फैसले क्यों लेने चाहिए? ताकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बनकर के रहे, उसमें जनता की सहभागिता रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री से हमने यहां पर बहुत बड़ी सीख ली है। यहां पर एक मतलब एक छोटा से बॉक्स में इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हो। कहा जा रहा है कि 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता था। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि भाई अगर हम ईवीएम से चुनाव करवाते हैं तो हर चुनाव में लगभग 1,50,000 से अधिक
पेड़ों की रक्षा होती है, क्योंकि जब हम पेड़ काटते हैं तभी कागज बनते हैं, ठीक है, पेड़ों से ही कागज बनते हैं। और एक चुनाव में लगभग 8,000 टन कागज का इस्तेमाल होता है बैलेट पेपर बनाने में और भी कई सारी चीज़ों में। तो ये यहाँ पर एक जनरल नॉलेज की बात बताई थी, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, ठीक है। आई थिंक इस पर प्रश्न बनने वाला नहीं है, तो आप चाहो तो छोड़ दो और चाहो तो इसको याद रखो। बस एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया था ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। हाँ, अगली हेडिंग हमारी जो है वो ये है कि लोग और उनके प्रतिनिधि। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि भाई आम जनता, ठीक है, और उनके प्रतिनिधि किस तरह से लोकतांत्रिक सरकार में अपनी सहभागिता दिखाते हैं, ठीक है। आम जनता के बारे में और उनके प्रतिनिधि अर्थात उनके नेताओं के बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले बिंदु में यहाँ पर कहा जा रहा है कि सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु है। बहुत ही गोल्डन बात यहाँ पर कही गई है, नोट कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि सहमति का विचार, जैसे कि देखो एक होता है सहभागिता, ठीक है, हम सभी लोगों ने मिलकर के अपने नेताओं का चुनाव किया, ठीक है, और उन्होंने जाकर के एक सरकार का गठन कर लिया। जैसे कि बीजेपी इस टाइम पर रूल कर रही है, ठीक है, केंद्र में बीजेपी बैठी हुई है। अब बीजेपी शासन कर रही है, इसमें हमारी तो सहभागिता है ही है, क्योंकि हमने वोट देकर के उन्हें वहां पर बैठाया, हमारी तरफ से वो वहां पर निर्णय ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो निर्णय लेंगे उससे हम सहमति हैं या नहीं है, ठीक है, ये हमें अब देखना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि भाई हमने चुनाव करवा करके, मतलब चुनाव हुआ, हमने चुन करके अपने नेता बिठा दिए, अब नेता यहां से जाने के बाद में किसी और के दबाव में आकर के या फिर हमारे ही विरोध में फैसले लेने लगे, उससे हम सहमत हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये मतलब ये भी देखना है, ठीक है। तो सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु है। अगर सरकार कोई फैसला लेती है और उससे हम सहमत नहीं है तो सरकार उस फैसले को लागू नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के रूप में अभी आपने देखा कृषि कानून सरकार ने बनाए, 3 कृषि कानून, ठीक है, आपने देखे। इन कृषि कानूनों से देश की जनता सहमत नहीं थी, तो सरकार ने इन कृषि कानूनों को वापस लिया। अब सरकार अगर चाहे तो यहां पर कृषि कानून को जबरदस्ती भी क्या कर सकती है, लागू कर सकती है, ठीक है। लेकिन सहमति जो आएगी, ठीक है, जो सहमति का विचार यहां पर दिया गया है, सहमति आपको लानी होगी बात करके, ठीक है, चर्चा करके। आपको लड़ाई करके सहमति नहीं लानी है, ठीक है। यहां पर चर्चा करो, समझाने का प्रयास करो, लेकिन अगर जनता नहीं मान रही है, चर्चा के माध्यम से नहीं मान रही है, ठीक है, तो आपको अपना जो भी फैसला है उसे वापस लेना ही होगा। सहमति का मतलब यहां पर है कि चाह या फिर स्वीकृति, लोगों की हिस्सेदारी, ठीक है, कि भाई लोग उससे स्वीकार कर रहे हो, आप जो कानून बनाकर ला रहे हो। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। भाई अगर लोग निर्णय ही नहीं लेंगे तो लोकतांत्रिक सरकार का गठन ही नहीं होगा, ठीक है। और उसके कामकाज के बारे में फैसले देता है, ठीक है, जो आम जनता का निर्णय होता है। जैसे कि बीजेपी सरकार ने अभी कृषि कानून लागू करने का प्रयास किया, ठीक है, और जनता ने उसे क्या किया, रिजेक्ट कर दिया कि भाई नहीं, हम आपका ये कृषि कानून स्वीकार नहीं करते। तो जनता ने क्या किया, सरकार के कामकाज के बारे में फैसला दिया, ठीक है, फैसला दिया कि नहीं दिया यहां पर, ठीक है। तो लोकतांत्रिक सरकार का प्रस्थान बिंदु होता है सहमति का विचार, अर्थात जनता आपके द्वारा किए गए काम से सहमत होनी चाहिए, आपके द्वारा बनाए गए कानून से सहमत होनी चाहिए। यह लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु है, या फिर आप कह सकते हो केंद्रीय बिंदु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस तरह लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थात आम जनता की जो सोच है, या फिर कह सकते हैं आम जनता जो है, देश के जो नागरिक हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। अर्थात यहां पर कहने का अर्थ यह है कि सैद्धांतिक स्तर पर सरकार में और जो सरकार के अन्य सार्वजनिक संस्थान हैं, जैसे कि आपके सरकारी हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, सरकारी कॉलेजेस हो गए, यहां पर नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। जैसे कि भाई अब जब आपके पास में कोई मुसीबत आती है, ठीक है, तो आप कहां जाते हो, ऑब्वियसली आप जाते हो पुलिस के पास में, ठीक है, और पुलिस सरकार का एक भाग है, कार्यपालिका का एक हिस्सा है, ठीक है, कार्यपालिका का हिस्सा है। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। अब अगर पुलिस में नागरिक की आस्था ही नहीं है, अगर पुलिस पर विश्वास ही नहीं है, तो वो उसके पास में जाएगा क्यों, ठीक है। तो अगर कोई भी लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र के पीछे की मूल सोच ये होती है कि भाई सैद्धांतिक स्तर पर सरकार और सरकार के अलावा जो सरकार के सार्वजनिक संस्थान हैं उनमें नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। अगर आस्था नहीं है तो वो एक लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है। अब भाई हमने यहां पर ये तो देख लिया कि लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु है एक सहमति का विचार, ठीक है, और सहमति का विचार कैसे, वो भी हमने यहां पर देख लिया। सहमति कैसे हमें व्यक्त करवानी है वो भी हमने देख लिया, बात करके, ठीक है, चर्चा करके, ना कि यहां पर लड़ाइयां लड़के तो बंदूक चलवा के, ऐसे सहमति नहीं लानी है, जबरदस्ती नहीं।
सरकार जनता को स्वीकृति मतलब दिलवाए, जनता से उसे स्वीकृति लेनी होगी, जनता की चाह होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बात करनी है कि व्यक्ति या फिर सरकार को, हाँ, व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है, ठीक है भाई। सरकार ने जैसे कि यहाँ पर कृषि कानून लाने का प्रयास किया, ठीक है। अब जनता उसके लिए स्वीकार कर रही है या नहीं कर रही है, ये कैसे होगा, इसको भी समझो। जैसा कि आपने पढ़ा, मंजूरी देने का ये तरीका, एक तरीका चुनाव है, ठीक है भाई। सरकार बनाने के लिए हम चुनाव करते हैं, तो यहाँ पर वोटिंग होती है, तो मंजूरी देने का एक तरीका तो हो गया चुनाव, ठीक है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हें निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। हम सभी जानते हैं कि सरकार का गठन कैसे होता है, क्लास 7 में, क्लास 6 में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है भाई। जिन प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके हम भेजते हैं, उनमें से एक समूह, ठीक है, एक पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। अगर एक पार्टी का मतलब उतने विधायक नहीं होते हैं या फिर उतने सांसद नहीं होते हैं, तो वो मिलजुल करके सरकार बना लेते हैं, ठीक है। आगे, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को संसद कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है, कहा जा रहा है जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को। ऐसा नहीं कि भाई जिस पार्टी के विधायकों ने मिलकर सरकार बनाई है या जिस पार्टी के सांसदों ने मिलकर चुनाव सरकार बनाई है, केवल उनको ही संसद कहा जाएगा। संसद का अर्थ होता है जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि, ठीक है, चाहे वो पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों। सभी प्रतिनिधि जब मिलकर के बैठते हैं तो उसे संसद कहा जाता है, ठीक है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है, ठीक है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं, अर्थात आम जनता सरकार बनाती है, ठीक है, और उस पर नियंत्रण रखते हैं, याद रखना, ठीक है। अब यहां पर हमें बात करनी है अन्य टॉपिक्स की, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि प्रतिनिधित्व का जो विचार है, ठीक है, जो भी हमने यहां पर डिस्कस किया, कक्षा 6 और 7 की सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक का एक महत्वपूर्ण विषय था। कक्षा 6 में और 7 में हमने प्रतिनिधित्व के विचार को बहुत ही डीपली डिस्कस किया कि कैसे चुनाव होते हैं, कैसे सरकार बनती है, ठीक है, कैसे सरकार चलती है। इन चीजों को हमने, सरकार की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आप इस बात से पहले से परिचित हैं कि सरकार विभिन्न स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह करवाती है, ठीक है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है, एक बार हम यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला हमने देखा था कक्षा 6 की एनसीईआरटी में, जो आपके ग्रामीण लेवल पर चुनाव होते हैं, ठीक है, गांव का चुनाव होता है, जो प्रधानी का चुनाव होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत का चुनाव, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था जो आपके शहरों में चुनाव होते हैं चेयरमैन के, ठीक है, चेयरमैन के चुनाव होते हैं, उसको डिस्कस किया था। फिर हमने राज्य के चुनाव को डिस्कस किया था। जब हमने राज्य के चुनाव को डिस्कस किया था तो उसका एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि भाई किसी राज्य में जो कुल सीटें हैं वो हैं 400, कितनी, 400। एग्जाम्पल के रूप में हम किसी भी स्पेसिफिक राज्य का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, एग्जाम्पल के रूप में हम रख रहे हैं यहाँ पर। वो ए नाम का एक राज्य है, ठीक है, ए नाम का राज्य है जिसकी सीटों की संख्या 400, ठीक है। अब 400 में से 400 विधायकों ने जाकर के उस राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से, निर्वाचन क्षेत्रों से जाकर चुनाव लड़ा और 400 के 400 विधायक आकर के फिर से यहाँ पर बैठ गए, ठीक है। अब 400 में से जिस दल के विधायकों की संख्या ज्यादा होगी वो तो अपनी सरकार बना लेगा, लेकिन जिस दल के विधायकों की संख्या नहीं होगी उन्हें विपक्षी कहा जाएगा। जो विपक्षी होंगे, ठीक है, और जो पक्षी होंगे, ये सभी मिलकर के ऐसा नहीं हम कह सकते कि केवल भाई जो पक्षी है वही विधानसभा का गठन करेंगे, ठीक है, नहीं, जो पक्षी हैं और जो विपक्षी हैं, ठीक है, विरोधी दल और जो सत्ता पक्ष है, वो सभी मिलकर के विधानसभा का गठन करते हैं। इसी तरह से केंद्र में अगर हम देखते हैं तो वहां पर संसद का निर्माण जो होती है, संसद में जितने भी लोग बैठते हैं सभी संसद का भाग होते हैं, केवल पक्ष या विपक्ष नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इतनी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब अगर आप यहां पर चित्र में देखोगे तो ये हमारी पुरानी संसद है, ठीक है, चैप्टर में यही दी गई थी इसलिए हमने इसी को रखा है। अगर आप चाहें तो न्यू वाली आपको गूगल पर बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी तो उसको देख सकते हो, ठीक है। ये हमारी संसद पुरानी वाली है, आप सभी इसको देख चुके हो। इसके अलावा ये दो इमेजेस और हैं। अब यहां पर हम एक बार लोकसभा और राज्यसभा या फिर हम यूं कहें कि संसद के दो सदनों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। आपकी संसद तो ये रही जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ने चुके, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहली इमेज में जो आप यहां पर देख रहे हो, ये भारतीय संसद देश के सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था है। यहीं पर हमारे देश के बहुत सारे नेताओं ने बैठ करके कानून का निर्माण किया था। कितने, 300,
ठीक है। 300 से अधिक लोगों ने मिलकर के अपना योगदान दिया था संविधान के निर्माण में, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था है। इसके दो सदन होते हैं, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा, ठीक है। अब हम यहाँ पर यह भी देख लें कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव कैसे होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, एंड इनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। अब जो आप ये दूसरी इमेज देख रहे हो, ठीक है, दूसरी वाली ये वाली, ठीक है, तो ये राज्यसभा है और ये आपकी लोकसभा है, ठीक है। ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है। अब अगर हम राज्यसभा में देखते हैं तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, ठीक है। और देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। अब यहां पर समझो, संसद के तीन अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक आपकी लोकसभा, एक आपकी राज्यसभा और तीसरा अंग होता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है, ये बात आप याद रखना, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी सभा का सभापति या सदस्य नहीं होता है, संसद का एक अंग होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर जितने भी सदस्य हैं, राज्यसभा के और लोकसभा के और राष्ट्रपति, ये सभी मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। संसद इन्हीं को कहा जाता है, संसद का निर्माण जो है सभी मिलकर के करते हैं। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि जो राज्यसभा है और जो लोकसभा, इनमें फर्क क्या है, इनका चुनाव कैसे होता है और इनके सदस्य आखिरकार आते कहां से, इनका कार्यकाल कितना होता है। अगर हम बात करें राज्यसभा की, ठीक है, तो इसमें कुल 245 सदस्य होते हैं। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो ये 245 सदस्य होते हैं ये कहां से आते हैं, ठीक है, और जो लोकसभा होते हैं इनके जो 545 सदस्य हैं ये कहां से आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा की। देखो, हमारे आप सभी के राज्यों में, आप उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, दिल्ली से हो, कहीं से भी हो, आप सभी के राज्यों में विधायक होते हैं, ठीक है। इन्हीं विधायकों के बीच में चुनाव करवाया जाता है सभी राज्य के। जैसे कि मान लेते हैं एक ए नाम का राज्य है, ठीक है, इस ए नाम के राज्य में 50 विधायकों की संख्या है, ठीक है। और मान लेते हैं भाई 50 विधायक हैं, अब सभी विधायक तो जाकर के राज्यसभा में बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस राज्य से मान लेते हैं कि भाई 4 या फिर 5 विधायक जो हैं जाकर के राज्यसभा में बैठेंगे, ठीक है। पूरे देश से विधायक आते हैं और यहां पर बैठने हैं, ठीक है। अभी जो 5 विधायक होंगे इनका चुनाव कौन करेगा? राज्यसभा में जो बैठने वाले व्यक्ति होते हैं उनका चुनाव होता है, ठीक है। कैसे होता है? अब इन 50 विधायकों में से कुछ 5 या फिर 10 या फिर 15 विधायक मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। इनको वोट कौन करेगा? ये 50 विधायक वोट करेंगे, ठीक है। 50 विधायक वोट करके 5 विधायकों को अपने 50 विधायकों में से चुनेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि 10 विधायकों ने चुनाव लड़ा, ठीक है, और 10 में से 5 को यहां पर बहुमत प्राप्त होता है और ये 5 विधायक जाकर के राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, ठीक है। इसी तरह से देश के सभी राज्यों से, ठीक है, जो ये विधायक, ये जो मतलब राज्यसभा के सदस्य आते हैं, ठीक है, जो मेंबर होते हैं यहाँ के, ये राज्य की जनसंख्या के हिसाब से आते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप देखो तो यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए यहाँ से ज्यादा सदस्य जाएंगे। वहीं अगर आप दिल्ली में देखोगे तो वहाँ की संख्या अधिक है तो वहां से जाना जाएंगे। अब जैसे कि अगर आप देखोगे इस समय लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ से जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी आप संख्या बढ़ाइएगा, ठीक है, वहां से केवल एक ही आता है, ठीक है। तो कह रहे कम से कम 2 से 3 तो कीजिएगा, ठीक है। तो वो बात यहाँ पर है। तो संख्या के हिसाब से किसी भी राज्य में से कितने सदस्य राज्यसभा में भाग लेंगे उसका निर्णय लिया जाता है, राज्य की जनसंख्या या फिर एरिया की जनसंख्या को देखते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अलग अलग राज्य से 4, 5, 2, 3, 10 ऐसे आते हैं, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है 6 साल का होता है, ठीक है, 6 साल का होता है। एंड जो राज्यसभा होती है ये कभी भंग नहीं होती है, ये राज्यसभा हमेशा चलती ही रहती है। हर दूसरे साल में 1/3 सदस्य इससे रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। और 2/3 सदस्यों की मतलब, हाँ, 1/4 सदस्य हम कह सकते हैं, चौथाई सदस्य जो होते हैं वो यहाँ से रिजाइन कर देते हैं और उनका चुनाव होकर के हर दूसरे साल में 2 साल बाद में यहाँ पर 2/3 सदस्य आते हैं, ठीक है। 2/3 सदस्यों हर साल दूसरे साल में 2 साल तक शासन करके, 6 साल तक अपना कार्यकाल निभा करके फिर रिजाइन कर देते हैं। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है पूरे के पूरे 5 साल, ठीक है। 545 इनके सदस्यों की संख्या है। एंड इसके अलावा अगर हम और डिटेल में जाते हैं तो इनका चुनाव आम जनता करती है सांसद के रूप में। हम सभी सांसद चुनकर भेजते हैं ना, तो वही सांसद होते हैं और ये मिलकर के अपनी सरकार का गठन करते हैं, ठीक है। 245 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के, ये सरकार का गठन नहीं करते हैं, ये संसद का एक भाग होते हैं। लेकिन जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ये सरकार का गठन करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव आम जनता करती है और आम जनता जिन विधायकों का चुनाव करती है वो विधायक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि इसके बारे में बेसिक जानकारी अब आपको पता चल गई होगी, ठीक है। हाँ, एक चीज और, लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। अब इनके बारे में थोड़ी सी हम और डिटेल में जानकारियां प्राप्त करते हैं संसद की भूमिका में, कि संसद की भूमिका आखिरकार क्या होती है। इसके सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है, ठीक है। अर्थात हम सभी की आस्था संसद में है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो हम सभी भगवान में भरोसा रखते हैं, ठीक है, अपनी किस्मत को लेकर के या फिर कर्म को लेकर के, भाई हमारे अच्छे कर्म है, जीवन के बाद हमें स्वर्ग मिले, ठीक है, अच्छे कर्म नहीं है तो नरक मिलेगा। इसी तरह से मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, भगवान में आस्था हमारी है। इसी तरह से हमारी लोकतंत्र में आस्था है, ठीक है, और लोकतंत्र में आस्था के सिद्धांतों का प्रतीक है हमारा ये क्या, संसद, ठीक है। जो संसद है लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है, क्योंकि लोकतंत्र कहां से चलता है, लोकतंत्र को जहां से चलाया जाता है वो है संसद, ठीक है। मंदिर में भगवान बैठते हैं, मूर्ति होती है, ठीक है, इसलिए मंदिर जो है हमारी आस्था का प्रतीक है। इसी तरह से लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक आपकी संसद हो सकती है। एक तरह से कह सकते हैं कि संसद हमारे लिए मंदिर के रूप में है, ठीक है, ये सिद्धांत। हाँ, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। ये तो हमने देख लिया कि भाई संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। अब जो ये सिद्धांत हैं, ठीक है, जो लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, इनके बारे में देखते हैं। ये सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है, ठीक है, कि भाई जब भी कोई निर्णय संसद में बैठ करके कोई व्यक्ति लेगा तो उसमें जनता की सबसे पहले हिस्सेदारी होनी चाहिए, अर्थात जनता द्वारा चुने गए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रतिनिधि ही इन फैसलों को लेंगे, कोई अधिकारी बैठ करके फैसले हमारे लिए लेने वाला ना हो, ठीक है। अगर आप लोकतंत्र का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमारे देश में भी देखना चाहो तो अन्य सभी राज्यों में मिल जाएगा, लेकिन आपको कार्यपालिका के एक अच्छा एग्जांपल मिलता है कहां पर, लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में क्या है कि कोई भी चुनाव नहीं होता है, ठीक है, वहां पर जो हम सभी लोग ब्यूरोक्रेट भेजते हैं यहाँ से, ब्यूरोक्रेट या फिर हाँ आईएएस आईपीएस भेजते हैं, वही जाकर के पूरे राज्य को चलाते हैं, ठीक है। वहां पर कोई नेता वगैरह इस समय की कोई वैल्यू नहीं है, वहां पर कोई भी सरकार का गठन नहीं होता है, ठीक है। तो उसी की बहाली के लिए वहां पर डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर भी सरकार चलाने की वो हमें आज़ादी दी जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये सिद्धांत जो है लोकतंत्र के सिद्धांत जो है उसमें सबसे पहला है कि निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन होना चाहिए, ठीक है। इरेज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला, हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। क्या क्या शक्तियां हैं, इनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो व्यवस्था है, ठीक है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है, जो लोकतांत्रिक सरकार है, जो व्यवस्था हमारे यहाँ पर अभी चल रही है, इसमें संसद के पास में महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। किसी भी सरकार के पास में शक्तियां नहीं है, संसद के पास में शक्तियां हैं, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जनता का प्रतिनिधित्व कौन करती है, संसद। और संसद किसे कहते हैं, संसद के सभी सदस्य जिसमें जब इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, ठीक है, तो ये सभी मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। और संसद के पास में महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, किसी सरकार के पास में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते, लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। अच्छा हाँ, राज्य विधानसभा के बारे में हमने नहीं डिस्कस किया। देखो, एक होती है सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, एक सेंट्रल लेवल पर होती है और एक होती है आपके राज्य लेवल पर, या फिर आप हाँ स्टेट लेवल पर कह सकते हो, ठीक है, एक स्टेट लेवल पर। सेंट्रल लेवल पर जो आपकी संसद है, इसमें अगर हम देखें तो दो होते हैं। एक आपकी है लोकसभा, ठीक है, एक लोकसभा है, और एक आपकी होती है क्या, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। वहीं अगर हम स्टेट लेवल पर बात करते हैं तो स्टेट लेवल पर एक आपकी होती है विधानसभा, ठीक है, विधानसभा, और एक होती है आपकी विधान परिषद। क्या होती है, विधान परिषद, ठीक है। एक होती विधानसभा, एक होती विधान परिषद। अब देखो, विधानसभा तो लगभग आपको सभी राज्यों में देखने को मिलेगी, लेकिन विधान परिषद की बात करें तो जरूरत के हिसाब से राज्य में होती है। अगर जरूरत नहीं है उसकी तो विधान परिषद का गठन वहां पर नहीं किया जाता, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो विधान परिषद का गठन जरूरत के हिसाब से किया जाता है, लेकिन विधानसभा जिस भी राज्य में लोकतांत्रिक सरकार वहां पर चल रही है, चुनाव होते हैं, वहां पर देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये विधानसभा तो हर जगह पर है, विधान परिषद आमतौर पर हर राज्य में नहीं होती है, ठीक है। जनसंख्या एंड जरूरत के हिसाब से इसको रखा जाता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या कहा जा रहा है, हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। एक मिनट, हाँ,
क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह से विधानसभा के लिए होते हैं, ठीक है। तो लोकसभा के लिए आम जनता सांसदों को चुन करके भेजती है और वही सांसद आगे जाकर के सरकार का निर्माण करते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, हम सभी जानते हैं। देश बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है, ठीक है भाई, मान लेते हैं ये हमारा देश है, ठीक है। तो देश में 545 सदस्य जो हैं वो सांसद बनते हैं। ये इन सभी लोगों का चुनाव नहीं होता है, ठीक है, याद रखें, इन सभी का चुनाव नहीं होता है। इनमें से कुछ होते हैं जो कि निर्वाचित क्षेत्रों से आते हैं, जिनका चुनाव होता है, कुछ मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। और 4 सदस्य हैं जो कि मतलब एक अलग तरह से आते हैं, जिनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मुख्य हमारा जो टॉपिक है वो अलग है, टॉपिक से हटना नहीं है, मैं जो टॉपिक है उसी को डिस्कस करते हैं जो रिटर्न में दिया गया। क्या कहा जा रहा है, देश के बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों से में बटा हुआ है और इन अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से व्यक्तियों को चुना जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति संसद को भेजा जाता है, ठीक है। जो हमारे देश के निर्वाचन क्षेत्र है जनसंख्या के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति संसद में भेजा जाता है। वो अपने व्यक्तियों की तरफ से, ठीक है, अपनी समस्याओं को, अपनी बात को संसद में रखता है, ठीक है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। आप सभी जानते हैं, कोई बीजेपी का है, कोई आम आदमी पार्टी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई किसी दल का है, तो विभिन्न दलों के सदस्य होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं, ठीक है। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या फिर आप कह सकते हो सांसद या फिर हम इन्हें एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एमपी कहें, ठीक है, या फिर सांसद कहें, या फिर आप इनको कह सकते हो क्या, संसद सदस्य, ठीक है। केंद्र की हम यहाँ पर बात करें, कक्षा 6 और 7 की एनसीईआरटी में हम आपके जो राज्य लेवल पे जो बातें होती हैं, स्टेट लेवल पर, ठीक है, स्टेट लेवल की जो सरकार होती है उनको डिस्कस हमने क्लास 7 में किया था। एंड जो आपकी ग्रामीण लेवल पर पंचायती राज होता है उसको हमने डिस्कस क्लास 6 में कर चुके हैं। अब केंद्र की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो केंद्र में जो उम्मीदवार जाते हैं या फिर उनको संसद सदस्य कहा जाता है, ठीक है, सभी को, या फिर उनको सांसद या फिर हम एमपी कहते हैं, ठीक है। इन सांसदों को मिला करके संसद बनती है। जैसे कि 545 हैं तो 545 ये सांसद हो गए। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य हो गए 245 और एक आपका राष्ट्रपति हो गए। ये सभी मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बट अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद में निम्नलिखित काम करने होते हैं। एक बार अगर संसद का चुनाव हो गया, ठीक है, सांसदों का चुनाव हो गया, फिर उसके बाद में क्या होता है हम एक बार यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो अभी हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि आखिरकार आम जनता को सरकार में हिस्सेदारी क्यों लेनी चाहिए, फैसले क्यों लेने चाहिए, ठीक है, सहभागिता आम जनता की क्यों होनी चाहिए, उसको हमने यहाँ पर देखा। फिर लोग और उनके प्रतिनिधियों को हमने यहाँ पर देखा कि आखिरकार क्यों, ठीक है, उनकी हिस्सेदारी इसमें होनी चाहिए, लोग और उनके प्रतिनिधि, ठीक है। फिर उसके बाद में, हाँ, इसी में अभी हम डिस्कस करें लोग और उनके प्रतिनिधि में, ठीक है, सहमति का विचार हमने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चुनाव कैसे होता है वो हमने यहाँ पर देखा। हमने संसद को देख लिया है, ठीक है। फिर हमने लोकसभा एंड राज्यसभा को यहाँ पर देख लिया है। ये आपकी राज्यसभा है, ये आपकी लोकसभा है, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पर आपने यहाँ पर बात कर ली संसद की भूमिका, ठीक है। संसद की भूमिका में जो चुनाव होता है, चुनाव प्रक्रिया को हमने एक तरह से यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे किया जाता है। हमने डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो आपकी पंचायती राज है वहाँ पर प्रधान का या फिर जो आपके मुखिया होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है। इसके अलावा आपका जो चेयरमैन का चुनाव होता है वो कैसे होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। सरकार कैसे बनती है, अब केंद्र में सरकार कैसे बनती है, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे किया जाता है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। हमने देख लिया कि भाई सांसद को चुनाव कैसे होता है। हमारा जो देश है वो बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद भेजा जाता है और इस व्यक्ति को संसद सदस्य या फिर सांसद कहते हैं, ठीक है। ये सभी सांसद मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। अब चुनाव के बाद में क्या क्या होता है, ठीक है, संसद का निर्माण होने के बाद में राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे किया जाता है वो हमें यहां पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। जब लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो सांसदों की एक सूची बनती है कि भाई इतने लोग अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुन करके आए हैं, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है, कि भाई सांसदों का एक पूरी की पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है, ठीक है।
अब क्या होता है, इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सदस्य हैं, ठीक है। बीजेपी के इतने सदस्य जीते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा कांग्रेस के इतने सदस्य जीते हैं, आम आदमी पार्टी के इतने सदस्य जीते हैं, सपा के इतने सदस्य जीते हैं, आरजेडी के इतने सदस्य जीते हैं। तो इसके अलावा निर्दलीय सदस्य कितने हैं। तो इन सभी सदस्यों को हम एक एक करके देख लेते हैं कि भाई अलग अलग क्षेत्रों से इतने राजनीतिक दलों के इतने सदस्यों ने जीत पाई है, ठीक है। ये चीज हम देख लेते हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सदस्यों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य हैं, समझो 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है। जो 2 मनोनीत सदस्य होते हैं इनके बारे में हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, अभी इनको हमें डिस्कस करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। वही हमने यहाँ पर आपसे कहा था कि 545 पूरे होते हैं, इसमें से कुछ मनोनीत भी होते हैं, ठीक है। तो 2 मनोनीत सदस्य होते हैं इसमें। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल को 272 सदस्य होने चाहिए, 272 से कम नहीं होने चाहिए। अगर आप सरकार बनाना चाहते हो किसी एक पार्टी के माध्यम से, ठीक है, तो अपने दल के पास में, आपके पास में 272 सदस्य होने चाहिए 543 में से। 272 से अधिक हैं अगर तो और अच्छी बात है, लेकिन 272 तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए हैं, ठीक है। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या फिर गठबंधन या अंग एक मिनट, संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी होते हैं। हाँ, एक मिनट, क्या कहा जा रहा है, कहा यहां पर यह जा रहा है कि भाई संसद में ऐसे व्यक्ति, ठीक है, संसद में ऐसे व्यक्ति जो जो राजनीति बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होते हैं। जैसे कि बीजेपी की सरकार इस समय चल रही है, तो जो बीजेपी के सांसद नहीं है उनको विपक्षी दल कहा जाएगा, ठीक है। तो वो सभी, जैसे कि निर्दलीय कोई व्यक्ति है तो उसे विपक्षी कहा जाएगा, या कांग्रेस के जितने भी वहां पर सांसद हैं उनको भी विपक्षी कहा जाएगा, आम आदमी पार्टी के जो है उनको भी विपक्षी कहा जाएगा। तो बाकी सबको विपक्षी कहते हैं, और पक्षी उन्हें कहा जाता है जो बहुमत प्राप्त करने वाले दल या फिर गठबंधन का अंग होते हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है किसी एक पार्टी के 272 सदस्य नहीं पहुंच पाते हैं, 272 सांसद उनके पास में नहीं होते हैं, ठीक है, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती है, वो बहुमत नहीं साबित कर पाते, तो 2 पार्टियां या 2 से अधिक पार्टियां मिल करके सरकार का गठन करती है। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान में देखोगे तो आज तक के इतिहास में पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर नहीं बनी है, और किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं किया है। वहां की आर्मी करने ही नहीं देती है, पूर्ण कार्यकाल किसी भी प्रधानमंत्री ने अभी तक वहां पर नहीं किया है, ठीक है। आगे बढ़ते, एक जिन्ना के बाद में, मोहम्मद जिन्ना के बाद में वहां पर कोई ऐसा नेता अभी तक आया ही नहीं जो देश को अच्छे ढंग से चला सके। वही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने देश का निर्माण कर दिया। आगे बढ़ते, तो हमने यहां पर देख लिया कि किस तरह से सरकार का गठन होता है, कैसे राष्ट्रीय स्तर की सरकार बनती है। अब सरकार के आगे हमने भाई बहुमत साबित कर दिया, अपनी सरकार का गठन कर लिया, ठीक है। आगे कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। देखो होता क्या है, कार्यपालिका के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज साधारण भाषा में अगर हम कहें, ठीक है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं, ठीक है। अर्थात वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए सरकार से मिल करके काम करती है। अर्थात आपके आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो गए, पुलिस वाले हो गए, बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए, तो ये सभी जो हैं कार्यपालिका का ही हिस्सा होते हैं। अब अगर हम कार्यपालिका की बात यहां पर कर ही रहे हैं, तो आपने अभी लद्दाख की जो बात की है, लद्दाख में कोई सरकार का गठन नहीं होता है, लद्दाख में कार्यपालिका ही है जिसके हाथ में पूरी लद्दाख की जिम्मेदारी है, ठीक है। लद्दाख को कंट्रोल करना, लद्दाख को चलाना, वहां पर नियम बनाना, ठीक है, वो सारा काम कार्यपालिका ही करती है। वहां पर गए आईएएस आईपीएस ऑफिसर ही, इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वही पूरी की पूरी कार्यभार संभालते हैं लद्दाख का। लेकिन वहां के लोग चाहते हैं कि यहां पर भी हमें सरकार बनाने का की आजादी दी जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कार्यपालिका ऐसे लोगों की समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है, ठीक है। सरकार का कार्यपालिका जो है सरकार के साथ मिलकर के काम करती है, तो सरकार शब्द का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो याद रखना कार्यपालिका और ये सरकार एक ही चीज हमारे मन में आता है, ठीक है। तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है, क्योंकि कार्यपालिका ही सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का काम करती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, ठीक है। हम सभी जानते हैं भाई, जो हमारे केंद्रीय लेवल पर जो
प्रधानमंत्री होते हैं वो सत्ताधारी दल के मुखिया होते हैं। अब आप कहोगे कि राष्ट्रपति के पास में क्या पावर होती है, तो राष्ट्रपति के पास में हमारे देश में पावर बहुत कम होती है, ठीक है। प्रधानमंत्री के पास में पावर ज़्यादा होती है। बाकी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी राष्ट्रपति वाला एक पूरा चैप्टर पड़ा हुआ है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, कोई खेल मंत्री, कोई वित्त मंत्री, कोई कोई मंत्री, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, ऐसे कई सारे मंत्रियों का चुनाव किया जाता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के फैसलों को लागू करते हैं। और ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। कि भाई कोई स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है, स्वास्थ्य के पूरे क्षेत्र में जो भी कानून बनेंगे, ठीक है, उनको लागू करने या फिर जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने का काम ये करेंगे। इसी तरह से शिक्षा, वित्त इत्यादि क्षेत्रों में ये मंत्री ही सारे के सारे काम करते हैं, ठीक है। और मंत्रियों को चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। अब प्रधानमंत्री जब भी कोई निर्णय लेगा, ठीक है, तो मंत्रियों से सलाह लेने के बाद ही लेगा। अगर मंत्री सारे मिलकर के प्रधानमंत्री से कहते हैं कि भाई ये कानून बनना चाहिए, तो प्रधानमंत्री को बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि काफी बार किसी एक राजनीतिक दल की को बहुमत नहीं मिल पाता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है, तो ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिल करके गठबंधन का की सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं, तो ये हम जानते हैं। जैसे कि बिहार में अगर आप देखोगे तो लगभग आपको यहाँ पर गठबंधन की सरकार ही अधिकतर देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी में अगले पॉइंट में कहा जा रहा है राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों का प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। हाँ देखो, एक हमने अभी हमने जिनकी बारे में जानकारी प्राप्त की वो लोकसभा के बारे में, ठीक है, कि लोकसभा के लोगों का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। लोकसभा में सत्ताधारी दल कौन होता है, विपक्षी दल कौन होता है। लोकसभा में जो सत्ताधारी दल होता है उसका मुख्य प्रधानमंत्री होता है, कार्यपालिका के साथ मिलकर के ये पूरा का पूरा कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। और भी हमने चीजें यहाँ पर बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की, ठीक है। एंड इसके अलावा हमने ये भी देखा कि लोकसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। अब अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, ठीक है, तो राज्यसभा में मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है ये राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। राज्यसभा जो है ये किसी भी कानून को बनाने के लिए प्रस्ताव पेश कर सकती है और इसने प्रस्ताव दिया तो कानून बनाया जा सकता है, ठीक है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी हो। हाँ, अगर कोई भी मतलब विधेयक पारित करना है लोकसभा को, कोई भी कानून बनाना है लोकसभा को, तो इसके लिए जरूरी होता है कि लोकसभा में पास होने के बाद में वो राज्यसभा में जाए और राज्यसभा में भी वो पास हो। अगर लोकसभा में पास हो जाता है और राज्यसभा में फेल कर दिया जाता है तो उस कानून को, उस विधेयक को लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। दोनों में पास होने के बाद में फिर राष्ट्रपति की मुहर लगाई जाती है एंड उसके बाद में फिर जाकर के उस विधेयक को लागू किया जाता है, उस कानून को लागू किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी हो। अच्छा, यहां पर हमने देखा कि जो राज्यसभा है वो राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। कैसे काम करती है? अलग अलग राज्यों से यहां पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, ठीक है, और वो व्यक्ति आकर के राज्यसभा में बैठते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। हर 2 साल के बाद में 1/3, शायद 1/4, एक मिनट अभी यहां पर देखेंगे, ठीक है। हाँ, 1/4, 2/3, हाँ, 1/4 सदस्य यहाँ से रिजाइन कर लेते हैं। इनको हटाया नहीं जाता, ये रिजाइन करना होता है इनको, ठीक है। 6 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद में 1/4 सदस्य यहाँ से रिजाइन कर देते हैं और उनका हर 2 साल के बाद में चुनाव होता है और यहाँ पर आते रहते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लोकसभा को भंग किया जा सकता है अगर अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर पारित हो जाता है, या फिर 3 रीजन होते हैं, वैलिड रीजन 3 होते हैं जिनको हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, 1 मिनट। हाँ, ये मंजूरी मिल चुकी हो, ठीक है। संसद या ये सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है, अर्थात वहां पर इसकी जांच की जाती है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है, ठीक है। भाई सबसे पहले क्या होता है कि अगर लोकसभा कोई कानून पारित करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी समीक्षा की जाएगी, अर्थात उसके ऊपर जांच की जाएगी, वाद विवाद किया जाएगा, बहस की जाएगी, प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, प्रश्नकाल होगा एंड उसके बाद में फिर उसमें अगर जरूरत होती है तो संशोधन के लिए कहा जाता है कि इसमें संशोधन करो, तभी इसको पारित करने दिया जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो कब का हमारा भारत देश एक तानाशाही राजा के हाथ में चला जाता, ठीक है। तो ये सारे कानून है, इसी वजह से हमारा देश आज एक लोकतांत्रिक देश है। किसी भी कानून को आप यूं ही पारित नहीं कर सकते, इसीलिए आज तक हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। जैसे कि विभिन्न विधानसभा जो होती हैं, ठीक है, एक मिनट, विधानसभा जो होती हैं, ठीक है, विधानसभा में मान लेते कि 50 लोग हैं, ठीक है। अब जनसंख्या के हिसाब से यहाँ से कहा गया कि भाई आपके यहाँ से 10, ठीक है, 10
10 सदस्य जो हैं राज्यसभा में भेजे जाएंगे, ठीक है। तो 50 में से कुछ लोग चुनाव के लिए खड़े होंगे और 50 लोग मिलकर के 10 लोगों का चुनाव करेंगे और वो 10 लोग आकर के राज्यसभा का के सदस्य बनेंगे, इसमें भाग लेंगे, ठीक है। राज्यसभा में कुल 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। एक बात समझिएगा, हमने भी यहां पर देखा था कि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, ठीक है। इन 245 सदस्यों में से केवल 233 सदस्यों का चुनाव किया जाता है जो कि अलग अलग राज्यों से आते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद में 12 सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, याद रखना, ठीक है। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब अगली हमारी हेडिंग है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, ठीक है। भाई ये काम कैसे होता है? सरकार को नियंत्रित कौन करता है? कैसे सरकार को नियंत्रित किया जाता है? सरकार को मार्गदर्शन कैसे दिया जाता है? और सरकार को जानकारी कैसे दी जाती है कि भाई राज्य में या फिर देश में ये घटनाएं घटित हो रही हैं। अब इसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त कीजिएगा। सरकार देश की जनता के बारे में कैसे जानती है? क्योंकि सरकार तो भाई बैठी ऊपर है, ठीक है। वो अलग अलग जगह पर तो जाकर के काम देखती नहीं आकर के है, ठीक है। अधिकारी भी नहीं देखते आकर, तो सरकार को जनता की समस्या की जानकारी कैसे होती है? सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है, ठीक है। जब संसद का सत्र चलता है तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, ठीक है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। देखो अब क्या है कि हमारे यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, ठीक है, और आप सभी पढ़े लिखे व्यक्ति हो। अगर आपसे कोई नेता आकर के वोट मांगता है तो आप उससे सबसे पहला प्रश्न ये कीजिएगा कि इन 5 सालों में आपने संसद में कितने प्रश्न पूछे। अगर आप ये प्रश्न पूछोगे, वो आएंगे और कहेंगे कि भाई जो है तो हमें वोट दीजिएगा, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको ये करेंगे, वो करेंगे, पैसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, ठीक है। तो उनसे एक सवाल पूछना कि अगर आप पिछले साल सांसद थे तो आपने इन 5 सालों के अंदर कितने प्रश्न पूछे और उनमें से कितनी जो है तो प्रश्नों का मतलब आपने हल हमारी जनता को दिया। बस इतना सवाल पूछना, बाकी कुछ मत पूछना, सिर्फ यही पूछना कि आपने कितने सवाल पूछे। क्योंकि जब भी संसद का सत्र चलता है तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है और प्रश्नकाल में ये सभी सांसद जाकर के वहां पर बैठते हैं, ठीक है। इनको प्रश्न पूछना भी होता है, ठीक है। और प्रश्न पूछ करके इसके माध्यम से सांसद जो होते हैं सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं और इसके जरिए संसद जो है कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। भाई जब तक सांसद वहां पर जाकर के सवाल नहीं पूछेंगे सरकार को जानकारी नहीं होगी, ठीक है। इससे सरकार के कामकाज के बारे में सांसद को जानकारी नहीं होगी, आपकी मांग पूरी नहीं होगी, ठीक है। अब जब यहां पर सांसद सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो सवाल में अगर कोई त्रुटि मतलब उसका अगर हल कोई निकलता है, अगर वहां पर कोई सरकार काम नहीं कर रही है तो सरकार को काम करने की जिम्मेदारी लेनी होती है। अगर आपने संसद में कोई प्रश्न पूछा है, ठीक है, तो उसका हल देना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई प्रश्न खड़ा किया है कि वहां पर क्राइम इतना क्यों हो रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां के क्राइम को कंट्रोल करे, और ये जिम्मेदारी बनती ही बनती है, इसलिए प्रश्नकाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके जरिए जो संसद होती है वो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सरकार तुरंत कार्यपालिका से कहेगी, वहां के डीएम एसडीएम से कहेगी कि भाई ये कमी क्यों है, इसे पूरा किया जाए, ठीक है। तो आप भी अपने यहाँ के नेता से पूछना कि कितने प्रश्न पूछे और क्या काम किया, बताओ हमें, ठीक है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। सर देखो ऐसा तो नहीं ना कि भाई सभी लोग दूध के धुले हुए हैं, किसी में कोई खामियां ही नहीं है, ठीक है। तो सरकार में कमियां होती हैं, उनकी कमियों के प्रति इस प्रश्नकाल के माध्यम से उनको आगाह किया जाता है, ठीक है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी कि सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। आप जब अपने नेता के पास जाते हो और कहते हो भाई नेताजी हमारे यहाँ पर ये समस्या है, इस समस्या को दूर कीजिएगा, तो नेता वो बात जाकर के कहां पर कहेंगे? संसद में, ठीक है। और संसद से कार्यपालिका को यह आदेश दिया जाएगा कि यहां पर यह कमी है, इसको पूरा करो। तो आप अपने यहाँ के नेता से जरूर पूछना कि आपने कितने सवाल पूछे, ठीक है, उसकी लिस्ट हमें दे दो, ठीक है। आगे, सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और इसी तरह से सरकार को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करता है। देखो विपक्षी दल इस समय अगर हम बात करें तो कांग्रेस वाला तो बिल्कुल भंडाफोड़ है, ठीक है। आम आदमी पार्टी का जो विपक्षी दल है वो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। प्रश्न पूछने में राघव चड्ढा से ज्यादा अच्छा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मैं कांग्रेस का
या आम आदमी पार्टी का या बीजेपी का किसी का सपोर्टर नहीं हूं, ठीक है। बट अगर आप देखोगे प्रश्नकाल के टाइम में तो एक आपके बीजेपी के ही नेता जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ, ये प्रश्न बहुत पूछते हैं, ठीक है। और दूसरे प्रश्न राघव चड्ढा, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से गए हुए हैं, मैंने इनको देखा है प्रश्न पूछते हुए। और बाकी लोगों के तो मतलब वीडियोस आते हैं, बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, प्रश्न बहुत कम पूछे आते हैं। वैसे आप अपने आके नेता से जरूर कहिएगा कि आप प्रश्न पूछिए, ठीक है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन के लिए, ठीक है, कि भाई लोकतंत्र अच्छी तरह से चलता रहे, ठीक है, देश की जनता का भला हो, इसलिए विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करता है। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई सरकार ने यहाँ पर काम किया, ये डैम बनवाया था, देखो 2 दिन के अंदर टूट गया, वो पुल बनवाया था, जैसे कि आपने देखा होगा अभी यहाँ पर बिहार में कितने बार पुल बनवाया गया। वहां पर मनीष ने जाकर कहा था, मनीष जो मीडिया वाले हैं ना, उन मनीष कश्यप ने कहा था कि ये पुल टूटेगा टूटेगा, और वो टूट गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर विपक्षी दल सामने आकर के पहले ही खड़े हो जाते, ठीक है, और कहते कि इस तरह की कमियां हैं, तो क्या टूटता? नहीं टूटता, ठीक है। तो आप अगर बिहार से हैं तो प्रश्न पूछो अपने आगे नेताओं से कि आपने कितने बार प्रश्न पूछा। और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं, ठीक है, कि भाई जो विपक्षी दल होते हैं उनका काम ये होता है कि सरकार को लाइन से रखना, ठीक है, सरकार को इसकी जानकारी देना, मार्गदर्शन का नियंत्रित करना सरकार को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि सांसदों से के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। भाई सांसद, अगर आप चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब भाई आपके पक्ष की सरकार, इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप भाई जो गलत होगा सही होगा बस देखते जाओगे। भाई इतना भी अच्छा होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप अगर पक्ष की सरकार है तो भी आपको प्रश्न पूछना होगा ताकि आपकी सरकार को फीडबैक मिले, ठीक है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। और इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वित्त से रिलेटेड, ठीक है। इसको आगे चल करके चैप्टर्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास 9 10th में। अभी इसके बारे में ज्यादा जाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। बस इतना समझ लो कि वित्त से संबंधित जो मामले होते हैं उसमें संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है। सरकार को नियंत्रित करने के कई सारे तरीकों में से एक तरीका है प्रश्नकाल, ठीक है। प्रश्नकाल के प्रश्न पूछो, ठीक है। इसके अलावा जो भी निर्णय लिया जाए उसमें संसद की मंजूरी होनी चाहिए, ठीक है। इसी से लोकतांत्रिक सरकार को मतलब कह सकते हैं कि हाँ भाई रखा जाता है, नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा उसको मार्गदर्शन करती है सरकार का, ठीक है, कि भाई सरकार अगर कोई संसद की मंजूरी नहीं मिलती है तो उसमें बताया जाता है कि ये कमियां हैं, इस वजह से हम इसको मंजूरी नहीं दे रहे हैं। तो उसको मार्गदर्शन करती है कि भाई इस तरह से लेकर के आओ, ठीक है। जो संसद है भाई, संसद के सभी सदस्य इनका मार्गदर्शन करते हैं और उनको सूचित करती है, ठीक है, कि भाई ये कमियां हैं, इनको दूर करने के लिए कानून बनाया जाए। यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ रहा है, यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, ठीक है, हम आपको जानकारी दे रहे हैं और इसके लिए आपको काम करना चाहिए। यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है। तो संसद का अर्थ यहाँ पर क्या है? संसद के सभी सदस्य, ठीक है। तो ये सभी सदस्य ही सरकार को नियंत्रित करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और इनको सूचित करते हैं कि भाई ये सारी कमियां चल रही हैं, इनको दूर करो, आंख बंद करके ना बैठो, देखो घोटाले हो रहे हैं, ठीक है। आगे, जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है। भाई सांसदों से ही संसद का निर्माण होता है, ठीक है। तो इन सांसदों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जनप्रतिनिधियों के रूप में, ठीक है। और यह भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, तो ये भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम भी है। अब हम यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर संसद को डिस्कस कर लिया, संसद किस तरह से कार्य करती है, ठीक है। और संसद के कई सारे टॉपिक, अगर यहाँ पर आपका कोई प्रश्न रह गया तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कानून किस तरह बनाए जाते हैं, कोई भी कानून का निर्माण कैसे किया जाता है। चैप्टर काफी बड़ा है इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैं वैसे भी टाइम तो लेता ही लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी डीपली एक्सप्लेन करता हूँ, अन्य लोगों की तरह बस बोल के नहीं चला जाता हूँ, शॉर्ट में नहीं। अगर प्रश्न आएगा इस चैप्टर से तो आएगा ही, हमारे वीडियो में उसका उत्तर जरूर मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज प्रश्न आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो हमारे वीडियो में जरूर मिलेगा, मैं इसकी 100% गारंटी लेता हूँ, 100+1%, ठीक है। 100+1% की गारंटी, अगर प्रश्न आएगा तो हमारे वीडियो में उस टॉपिक को जरूर एक्सप्लेन किया गया होगा। अगर आप हमारे सारे वीडियोस फॉलो करते हैं तो आप एनसीईआरटी से तो बच के कहीं जा ही नहीं सकते। एनसीईआरटी से जीएस में प्रश्न आता ही आता है, और एनसीईआरटी से अगर प्रश्न आएगा तो हमारे वीडियो से नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि हम इतना एक्सप्लेन ही डीपली करते हैं। पढ़ने को तो आप भी पढ़ सकते हो, बुक सभी के पास में होगी, ठीक है। अब कानून किस तरह बनाए जाते हैं, इसके सबसे पहला बिंदु यहां पर दिया जा रहा है कि कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस तरह से? तो ये प्रक्रिया कई
तरह से आगे बढ़ती है। कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया ये संसद के माध्यम से होती है। इसमें संसद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और ये कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। जैसे कि अगर आप देखो, इस समय लद्दाख बहुत जोर से आवाज उठा रहा है कि हमको सिक्स्थ शेड्यूल में डालिएगा, ठीक है, यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली कीजिएगा। इस तरह से अगर आप देखो तो अलग अलग राज्यों से पहले आवाज उठती है कि हमें इस तरह का कानून चाहिए, क्योंकि कानून जो बनाएंगे वो जनता के हिसाब से ही बनाए जाएंगे, ठीक है। ये संसद की जिम्मेदारी है कि वे लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें, अर्थात जिम्मेदार रहें, उनकी समस्या को समझें, जागरूक रहें, ठीक है, देखें कि भाई क्या समस्या है, ठीक है। ये किसकी जिम्मेदारी? संसद की जिम्मेदारी। और संसद किसे कहते हैं? सभी सांसदों के समूह को संसद कहते हैं, चाहे वो पक्षी हों या विपक्षी हों, ठीक है, सभी को। अब अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कानून बनाने में नागरिकों की भूमिका अहम होती है, ठीक है, सभी नागरिकों को, देश के नागरिकों की भूमिका अहम होती है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? तो इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज बहुत मायने रखती है। ये आवाज टेलीविजन रिपोर्टर्स, अखबारों के संपादकीयों, ठीक है, इसके अलावा रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? कहा ही जा रहा है कि भाई कानून बनाने में आम नागरिक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमने सबसे पहले देखा कि जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो उसके पीछे का रीजन ये होता है कि वहां पर कानून के लिए आवाज उठाई जा रही हो कि भाई यहाँ पर एक कानून की आवश्यकता है। अब आवाज हम उठाएंगे कैसे? इसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप टीवी रिपोर्टर्स से कहो, ठीक है, टीवी चैनल के माध्यम से कहो, टीवी रिपोर्टर्स जो हैं, न्यूज चैनल वाले, वो कहें कि सरकार को यहाँ पर काम करने की जिम्मेदारी है, सरकार को काम करना चाहिए। दूसरा, अखबारों के माध्यम से निकलवाओ, ठीक है, अखबारों के संपादकियों की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। नागरिकों की आवाज बहुत मायने रखती है और ये आवाज जो है टीवी रिपोर्टर्स, अखबारों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी जा सकती है। आप इनके माध्यम से अपनी आवाज को उठाओ। लेकिन आजकल की मीडिया अब तो पता नहीं किस में लगी हुई है। लोकतंत्र की इतनी बड़ी मतलब हत्या आप देखोगे वहां पर चल रही है। 21 दिन का अनशन होकर के वो खत्म भी हो गया और सरकार ने वहां पर देखा भी नहीं जा करके, ठीक है। तो ये अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हो तो बुरा मत मानना, ठीक है, आपको यहाँ पर बोलना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बीजेपी का विरोधी हूँ या किसी और पार्टी का सपोर्टर हूँ, ठीक है, मैं एक अलग ही व्यक्ति हूँ। तो यहाँ पर ऐसा सरकार को सुनना चाहिए। यहाँ पर मीडिया की एक बहुत बड़ी हानि है। आज का जो हमारा देश का एक स्तंभ है माना जाता है मीडिया, ये बिका हुआ देखने को मिलता है, ठीक, क्योंकि देखो ना, एलविस यादव के पीछे कितने सारे वीडियोस बना डाले, सीमा हैदर के पीछे कितने वीडियोस बना डाले। क्या आपने कभी सुना है कि भाई जो हमारे देश में पश्चिम बंगाल में अपराध हो रहे हैं उसके पीछे न्यूज़ चैनल्स में आवाज़ आ रही हो, या फिर असम में जो हो रहा है, या फिर मणिपुर में जो हो रहा है, या फिर लद्दाख में जो अभी इतने अनशन हो गए? सोशल मीडिया पर बहुत आवाज़ आई, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए, पर अपने न्यूज़ चैनल्स में इतनी आवाज़ नहीं देखी होगी, ठीक है। तो इनके खिलाफ भी हमें बोलना चाहिए कि ये लोग सुधरे, ठीक है। और इसके अलावा आम सभाओं के जरिए व्यक्त और सुनी जा सकती है, तो इसके माध्यम से हमें अपनी बात को रखना चाहिए और फिर वो बात सरकार सुनती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। अगर इनमें से कोई भी गद्दारी करता है या फिर ये सभी गद्दार हो जाते हैं तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है इसको देखते हैं। अब यहाँ पर एक बॉक्स रखा गया है, बॉक्स में यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इसी का एक एग्जांपल दिया गया कि किस तरह से हम कोई कानून बनवा सकते हैं। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी, ठीक है, के साथ मारपीट करता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि भाई जो पुरुष होता है, पति, आमतौर पर पहले ऐसा बहुत होता था, आजकल तो बहुत कम हो चुका है, लगभग ना के बराबर आज देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे जो अशिक्षित इलाके हैं वहां पर ऐसा आज भी होता है, ठीक है। तो आमतौर पर पुरुष सदस्य जो होते हैं वो किसी औरत के साथ में मारपीट करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, मारपीट अथवा चोट की धमकी देते हैं, ठीक है, कि भाई ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। भाई औरत को तो बहुत नुकसान पहुंच सकता है, आप उसके साथ मारपीट करते हो, धमकाते हो, दबा के रखते हो, ठीक है, तो भावनात्मक शोषण हो गया, या मारपीट आपने की, उसे चोट लग गई। ये शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं कि भाई तुम दहेज लेकर के नहीं आई, ठीक है, इसलिए मार पड़ती है, रोज ताने दिए जाते हैं। ये मतलब अलग अलग तरह से शोषण हो सकते हैं। इसे घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने, एक मिनट, महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द
घरेलू शब्द को की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा के कारण पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती या रह चुकी हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि भाई ऐसा कई जगहों पर आपने देखा होगा, ठीक है, कि भाई घर में महिलाओं के साथ में हिंसा हो रही है। हिंसा भावनात्मक भी हो सकती है, शारीरिक मारपीट वाली हिंसा भी हो सकती है, उनके साथ शोषण किया जाता है, मौखिक यौन या फिर आर्थिक रूप से शोषण किया जाता है। तो इन सभी के लिए कानून बनाया गया था, ठीक है। ये घरेलू हिंसा कानून 2005 है, ठीक है। इस घरेलू हिंसा कानून 2005 में क्या है कि महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा में घरेलू शब्द को की समझ और अधिक व्यापक बना दी गई है। जो घरेलू शब्द का इस्तेमाल इसमें किया गया है घरेलू हिंसा कानून 2005 में, इसमें अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ में एक ही मकान में रहती हैं या फिर रह चुकी हैं, ठीक है। अगर उनके साथ में वो पुरुष हिंसा करता है तो घरेलू हिंसा कानून 2005 में के दायरे में ही आएंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। जिन औरतों के साथ में हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़िता कहा जाता है, पीड़ित कहा जाता है। इन हालातों से उबरने के लिए औरतें तरह तरह के संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर होगा। इस अंग्रेजी के शब्द का अर्थ होता है जो बचा रहे, ठीक है। तो ये एक अलग से शब्द का यहाँ पर अर्थ दिया गया सर्वाइवर शब्द का, ठीक है। तो बेसिक बेसिक बातें हैं, आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट, हाँ बेसिक बातें हैं, आप इनको समझना चाहो समझ सकते हो, याद करना चाहो याद कर सकते हो। अब हमारा जो अगला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, ठीक है, अगर हम इसको नहीं भी रखते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पर एक कानून की बात की गई थी जो यहाँ पर घरेलू हिंसा कानून 2005 है, इस वजह से हमने इस टॉपिक को यहाँ पर रखा है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब जो घरेलू शब्द का इसमें इस्तेमाल किया गया, इसमें ऐसी महिलाओं को भी जोड़ा गया है। पहले घरेलू हिंसा कानून में बहुत सारी चीज़ें आती थी बट ये नहीं आता था, बट अब इसमें इन चीज़ों को जोड़ दिया गया है कि जो एक ही घर में रह चुकी हैं या फिर रहने वाली महिलाएं अगर उनके साथ में हिंसा की जाती है तो उसे इस कानून के दायरे में लाया जाएगा। अगला पॉइंट, अब हमें अगला पॉइंट मिलता है अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। ऐसे भी कई सारे कानून होते हैं जो कि अलोकप्रिय होते हैं, जिनकी वजह से कोई कई सारे विवाद होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद ही अलोकप्रिय साबित होता है, ठीक है। मतलब जनता उसे लाइक नहीं कर, जैसे कि आपने देखा कृषि कानून, ठीक है, जनता इसे लाइक नहीं किया तो इसे हटा लिया गया, ठीक है। अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है। भाई ऐसा होता है कई बार कि भाई जैसे कृषि कानून को पारित जब किया गया तो उसे लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति के द्वारा हर तरह से उसे क्या किया गया, अप्रूव करवा लिया गया, ठीक है। अब जब जनता के सामने पेश किया गया तो जनता ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध माना जाए, सभी लोग उसे अप्रूव कर दें, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता है, जैसे कि कृषि कानून, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नियत सही नहीं थी। जैसे कि कृषि कानून के पीछे की जो नियत दी गई वो ये कहा गया कि ये व्यापारियों के लिए कानून बनाया गया है और इससे किसानों को घाटा होगा, व्यापारियों को फायदा होगा, ठीक है। उसके पीछे की नियत सही नहीं। अगर ऐसा लोगों को होता है तो इसके लिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, अगर अंग्रेजों ने कोई कानून बना दिया तो आलोचना आप नहीं कर सकते थे, उस कानून को आपको मानना पड़ता था। लेकिन अब अगर आपको लगता है कि सरकार की नीयत सही नहीं है, कानून सही नहीं है, तो आप उसकी आलोचना कर सकते हो, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हो, अखबारों में लिख सकते हो, टीवी चैनल में रिपोर्ट भेज सकते हो, ठीक है। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानून के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारे भारत देश में जो संविधान है वो इसकी आज़ादी देता है। आप बोल सकते हो कुछ भी, ठीक है, कि भाई ये तो कैसा कानून है, ऐसा है वैसा है, ये है वो, ये कानून हमारे लिए अच्छा नहीं है, आप जो चाहो बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मतलब क्या है कि जनसभाएं कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, जो कि कृषि कानून में हुआ था, आपने देखा था कितना बड़ा आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया तो संसद के ऊपर भी उस कानून को दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है, ठीक है। जब बहुत सारे देश की बहुत बड़ी जनता ही मानने लगती है कि भाई हाँ ये कानून गलत हो गया, शुरुआत कुछ ही लोग करते हैं, जैसे कि कृषि कानून की शुरुआत बहुत कुछ थोड़े से लोगों ने की थी कि भाई ये खराब कानून है, ठीक है, लेकिन बाद में चल करके वो बहुत बड़ा बवाल बन गया, फिर उसे बदलना नहीं पड़े, बहुत सारे लोगों ने वीडियोज भी बनाए। इसी तरह से तो जब संसद को ऐसा लगता है कि भाई कानून अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर विचार करना पड़ता है, ठीक है। उदाहरण के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानून में पटरी पर दुकान लगाने और फेली लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया। हाँ, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर है, यहाँ पर देखो कक्षा 6 और 7 के एनसीईआरटी में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें था जैसे कि आपकी ये रोड है,
ठीक है। रोड के आसपास यहाँ पर ये फुटपाथ या दिया जाता है, इधर भी होता है इधर भी होता है, ठीक है। यहाँ से क्या है कि पैदल लोग चलते हैं, ठीक है। आमतौर पर आपने देखा होगा शहरों में यहाँ पर लोग ठेला लगा लेते हैं, दुकानें लगा लेते हैं, जमीन पर बोरी बिछा ली, बैठ के कुछ बेचने लगे, या फिर एक साइकिल के पहियों से उन्होंने ठेला बना लिया और घुमा घुमा करके चीजें बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये कानूनन गलत है, ठीक है, ऐसा गलत है। नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल, जो जगह का इस्तेमाल होता है, इससे संबंधित जो नगर पालिका कानून है, वो पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। सार्वजनिक संस्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, ठीक है। वो सार्वजनिक संस्था स्थान है, ठीक है, वहां से निकलना जरूरी है भाई, जनता वहां से निकलेगी, सार्वजनिक स्थान है वो, उनको साफ सुथरा रखना खुला रखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो भीड़ भाड़ बढ़ेगी, एक्सीडेंट होंगे, तभी लोग आसानी, अगर ऐसा आसानी से फुटपाथ पर चल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये जरूरी है, इसलिए तभी लोग आसानी से फुटपाथ पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीजें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं, इसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। तो देखो, इसको हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बाकी ज़्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। फिर भी मैं आपको बता दूं, जो ये फुटपाथ पर बैठ करके लोग अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, बहुत ही सस्ते कीमत पर बेचते हैं। इससे क्या है, आम जनता को लाभ भी होता है, आसानी से चलते फिरते चीज़ें मिल जाती हैं, सब्जी लेना, फल लेना, कपड़े भी कई सारे मिल जाते हैं, ठीक है। मोची बैठ के जूते सिल लेता है, इसके लिए किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। जो काम करते हैं उनको भी दुकान का किराया देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और आराम से उनको प्रोडक्ट खरीदने वाले भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब इससे क्या है कि ये गैर कानूनी है, तो इसमें क्या किया नगर पालिका ने कई बार इसका विरोध किया, आमतौर पर करती ही है। आप देखो, अधिग्रहण जो अतिक्रमण के विरोध, ये लोग कई बार बुलडोजर चलाते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर नगर पालिका के ये कानून होते हैं कि भाई आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। इसके खिलाफ क्या होता है कि कई लोग चले जाते हैं कोर्ट में, ठीक है। एक बार मतलब इसके इनकी कई सारी मतलब इनके पीछे अच्छे अच्छे दल थे, ठीक है, जो कि कोर्ट में गए, और कोर्ट में उन्होंने इस बात को रखा कि भाई या तो आप रोजगार दो, इनके लिए ऐसी जगह बनाओ जहां पर लोग जाकर के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसा इनको करने दो, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी संख्या को रोजगार मिलता है, और रोजगार के साथ साथ आम जनता को भी सुविधा उपलब्ध होती है। आप मॉल में जाकर वही प्रोडक्ट लोगे तो बहुत महंगा मिलेगा, और फुटपाथ पर वही प्रोडक्ट आपको सेम प्रोडक्ट बिल्कुल बहुत सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। आलू आप फुटपाथ पर लोगे आपको मिल जाएगा 10 रुपए किलो, और मॉल में जाकर आलू लोगे वही आलू का आपको 30-40 रुपए किलो मिले। आपने एक बार देखा होगा केले की कीमत, ठीक है, केला आप वही मॉल में जाकर के लो बहुत महंगा मिलेगा, किसी एजेंसी से मंगवाओ अगर किसी कंपनी से तो बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन वही आप अगर फुटपाथ पर जाकर लोगे तो 20-30 रुपए दर्जन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए कोर्ट में भी गए, वही यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है, रोजी रोटी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है, ठीक है, तो इस पर विवाद खड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो नगर पालिका का कानून है, ठीक है, इन्होंने कानून बनाया ताकि फुटपाथ पर चलने वाले लोगों को समस्या ना हो, लेकिन अगर ये कानून लागू होता है तो फुटपाथ पर काम करने वाले लोगों का रोजगार छिन जाएगा, और इन लोगों को जो सस्ते दर पर चीजें मिल रही वो नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। तो लिहाजा अगर कोई ऐसा कानून है जो एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है, ठीक है, तो उस पर विवाद खड़ा हो जाता है। अब यहाँ पर विवाद वाला प्रश्न है, वो कहते हैं कि भाई हम तो सस्ते दर पर प्रोडक्ट उपलब्ध करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं यहाँ से हटो, ठीक है। अब जब टकराव की स्थिति पैदा होगी तो लोग जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, ठीक है, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई कानून सही नहीं है, जैसे कि यहाँ पर जो फेरी लगाने वाले या फिर फुटपाथ पर प्रोडक्ट बेचने वाले लोग हैं, इनके पक्ष में आकर के कई सारी संस्थाओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर उनसे बात करके यहाँ पर इसमें हिमायत को मांगा है, ठीक है। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है, वह उसमें संशोधन कर सकती है और उसे रद्द भी कर सकती है, ऐसा कई बार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती है। देखो, हम सभी आम जनता हैं, ठीक है, हम सभी नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, ठीक है। तो नागरिक के रूप में हमारी जो भूमिका है वो केवल नेता को चुनने तक ही नहीं है कि हमने भाई अपने विधायक को या फिर अपने सांसद का चुनाव कर दिया और उसे ऊपर बिठा दिया, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। नागरिक के रूप में जो हमारी भूमिका है वो केवल प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ में खत्म नहीं हो जाती है। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर भी नजर रखते हैं कि हमारे सांसद जो हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना, एक मिनट, अगर हमें लगता है कि वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं कि भाई हमने तुम्हें चुन करके वहां पर बैठ भेजा और तुम हमारी ही छाती पे लात मारने में लगे हुए हो, ठीक है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हुए बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, ठीक है। हमें इस बात को सदा ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी
और जितना उत्साह से भी जुड़ेंगे उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है कि भाई जनता की हिस्सेदारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जनता की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। इसके बाद में शब्द संकलन देखेंगे और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बात की थी कि चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने को मिलेगा, जो कि हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, फिर हमने देखा कि आखिरकार जनता को सरकार के फैसलों में हिस्सा क्यों लेना चाहिए। ठीक है, उसके पीछे के रीज़न देखे, क्योंकि भाई हमने यहाँ पर देखा कि भाई सरकार को कोई भी निर्णय लेने की पूरी आज़ादी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी हम आज़ादी दे देते हैं तो सरकार जो है हमारे लिए कुछ भी निर्णय ले सकती है, जैसा कि अंग्रेज करते थे। ठीक है, इसलिए जनता की ज़रूरत के हिसाब से फैसले बने, इसकी वजह से जनता को इसमें भाग लेना चाहिए। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर देखा। इसके बाद में लोग और उनके प्रतिनिधियों के बारे में देखा। सबसे पहले हमने यहाँ पर बात की कि सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु है और सहमति हम किस तरह से विकसित करते हैं। ठीक है, किसी भी कानून के प्रति हमारी सहमति है या नहीं है, ये हम कैसे दिखाते हैं। अगर असहमत हैं तो हम भाई कहेंगे, समाचार माध्यमों के माध्यम से जाकर कहेंगे, अखबारों में निकलवाएंगे, जनसभाएं करेंगे, वीडियो बना के डालेंगे और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर सहमत हैं, ठीक है, अगर सहमत नहीं है और हमें सरकार सहमत करना चाहती है तो उसके लिए युद्ध नहीं करेगी या हमें मारपीट नहीं करेगी, पुलिस बल का उपयोग नहीं करेगी। उसका करना क्या होगा, वो कर सकती है भाई, हमें समझा सकती है, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बता सकती है कि तुम्हारे लिए अच्छा है, चर्चाएं कर सकती है और भी कई सारे काम कर सकती है शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, अब अगला है व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है। तो हमने देख लिया कि सरकार का चुनाव करता है और सरकार के चुनाव करने के बाद में सरकार का गठन किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद के दो सदन के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पर संसद की भूमिका क्या होती है वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, हर 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव हर दूसरे साल में किया जाता है, 2 साल बाद में। ठीक है, 2/3 सदस्य होते, एक एक 2/3, मतलब 1/4, 1/4 में भाग जो है यहाँ के हर दूसरे साल में रिजाइन, मतलब 6 साल का एक व्यक्ति का कार्यकाल होता है, तो 1/4 सदस्य 2 साल बाद रिजाइन करते हैं और उनके चुनाव होकर के आता रहता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे होता है, चुनाव करना, फिर इनके काम कैसे करते हैं, फिर सरकार को नियंत्रित करना, उनका मार्गदर्शन देना, जानकारी देना, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर एक नए कानून किस तरह बनाए जाते हैं वो हमने यहाँ पर देखा। फिर अलोकप्रिय और विवादास्पद जो कानून होते हैं उनके लिए हम कोर्ट में कैसे जा सकते हैं, वो चीज़ भी हमने यहाँ पर देख ली। अब हमें बात करनी है शब्द संकलन की। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ शब्द दिए गए थे जो कि बहुत ही बेसिक हैं, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप समझ लेते हैं तो चैप्टर में इनसे प्रश्न अगर बनता है तो उसका तो उत्तर दे पाएंगे। एक है स्वीकृति, तो अपनी सहमति देना, अपने पक्ष, अपनी सहमति देना, यानी कि हम सहमत हैं आपकी बात से। ठीक है, उसके पक्ष में काम करना। ठीक है, इस अध्याय में ये शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति अर्थात निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद के लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत, दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, गठबंधन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब समूहों या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनाव के बाद किसी भी दल को बहुमत ना मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। तो गठबंधन सभी जानते हैं। ठीक है, अनसुलझे, तो इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहां समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है। आलोचना की अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति या चीज की कमियां निकालना या उसे अस्वीकार कर देना, ये आलोचना है। ठीक है, कि भाई इसकी हम कमी निकाल रहे हैं या फिर इसे हम अस्वीकार करें तो ये आलोचना हो गया। विकास क्रम की बात करें तो सरल से जटिल के रूप में विकसित विकास का क्रम। ठीक है, अर्थात भाई ये हमारी बहुत ही छोटी सी चीज़ थी, इसको हम धीरे धीरे बड़ा बनाते चले गए। ठीक है, तो सरल से जटिल के रूप में विकास का की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है कि बच्चा छोटा सा था, पेड़ छोटा था, बड़ा हो गया, तो विकास क्रम के इसके लिए करते हैं। इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब हम इस बात से कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार, ठीक है, किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ धीरे धीरे, फिर ये समाज में था, फिर आगे बढ़ करके ये। हाँ, एक लास्ट वाला जो राजद्रोह है ये चैप्टर में नहीं दिया गया था। ठीक है, ये यहीं पर दिया गया, तो इसको एक बार देख लेते हैं, ये थोड़ा समझ लेते हैं। जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है, ठीक है, तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। अगर आप सरकार के खिलाफ प्रतिरोध कर, जैसे कि खालिस्तान की अगर आप बात करोगे, ठीक है, जैसे कि अगर आप भारत में रह करके पाकिस्तान की बात करोगे तो ये राजद्रोह की बात आएगी। ठीक है, अगर आप सरकार के खिलाफ प्रतिरोध पैदा करोगे, विद्रोह करोगे,
देश के खिलाफ विद्रोह करोगे, आतंकवाद की बात करोगे, तो ये राजद्रोह की श्रेणी में आएगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती है। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी। लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। 1870 में जो राजद्रोह एक्ट था उसमें क्या था कि भाई आपको परिभाषा मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया गया, राजद्रोह का मुकदमा डाल दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय नेता इस कानून को मनमाना मानते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी, उन्हें बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन अब जो राजद्रोह का कानून है वो थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते, दमनकारी, ये भी एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, कि भाई स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास, ठीक है, कि भाई हम धीरे धीरे स्वतंत्रता पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, या फिर अभिव्यक्ति को रोकने के लिए कि भाई हमें जो आज़ादी है, आज़ादी को खत्म करने के लिए सख्ती से जो नियंत्रण स्थापित किया था कि पुलिस बल का उपयोग कर लिया, सेना का प्रयोग कर लिया। ठीक है, और सख्ती से नियंत्रण स्थापित किया, तो उसे दमनकारी शासन कहते हैं। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा जाता है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं, जनता को के ऊपर बहुत अधिक प्रेशर डालते हैं। ठीक है, और उन्हें सभा करने या अपनी बात करने या बात कहने, सहमति मौलिक अधिकार, बात करने की आज़ादी नहीं देता। ठीक है, तो सहमति मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करने से रोकता है। हाँ, मतलब मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, ठीक है, हाँ, सहित मौलिक अधिकारों के इस्तेमाल करने से जो रोकता है उसे हम कहते हैं दमनकारी शासन। ठीक है, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड चैप्टर में जो टॉपिक दिए गए वो समझ में आए होंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पर हमारे वीडियोस डेली इसी तरह से आते रहेंगे एंड 9 से लेकर के 12 की जो हमारी क्लासेस हैं विद इन 2 मंथ हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ हमने एक ऐसा भी टेलीग्राम चैनल बनाया है जो कि पैड है, वहाँ पर हम एनसीईआरटी, स्ट्रैटेजी के एंड करंट अफेयर की क्विज लेकर के आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो अगर आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली उसका प्राइस बहुत ही कम मैंने रखा है, 32 रुपये। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक हमने दे दी है। फेसबुक पर भी अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड जिसे भी हमारे एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, एक तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की लिंक प्रोवाइड कर दी है, उसके माध्यम से नोट्स ले सकते हो। अदरवाइज व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हो, दोनों ही माध्यम उपलब्ध हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो है न्यायपालिका। अब हम अगले चैप्टर में न्यायपालिका को डिस्कस करेंगे। न्यायपालिका में कौन कौन से टॉपिक एक बार देख लेते हैं। तो हमें अदालत की जरूरत क्यों पड़ती है, न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है, ठीक है, इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, ठीक है, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, ठीक है, इसके अलावा विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं, ठीक है, फौजदारी कानून, दीवानी कानून, इनको समझेंगे। इसके बाद में हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है या नहीं जा सकता, कैसे जा सकता है, ठीक है, जिसके पास पैसे नहीं है वो कैसे जाएगा, इसके लिए भी एक बिल है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा हमारा चैप्टर है, जिसे हमें डिस्कस करना है। कल इसका वीडियो आएगा, ठीक है, जिस टाइम आ जाए उसी टाइम आएगा, तो तैयार रहना न्यायपालिका को समझने के लिए भी। अगर कोई टॉपिक ऐसा रहेगा जो आपको समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, कमेंट बॉक्स में आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट ओपन है, और अगर आपका कोई सुझाव है कि इस तरह की वीडियो आनी चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।